हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी बच्चों। आई होप कि आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। साथ ही साथ हमारे इस फिजिक्स सीरीज के साथ आप जुड़े भी हुए होंगे। बच्चों, क्लास 11 फिजिक्स की इस सीरीज में हमने अभी तक कुछ टॉपिक्स को डिस्कस कर लिया है और लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं और एक्यूरेसी और प्रिसिजन का क्या मतलब होता है। तो बच्चों, आप लोग अपने पेन पेंसिल तैयार कर लीजिए और क्योंकि थंबनेल में आपने देख लिया होगा कि आज का हमारा टॉपिक है एरर एनालिसिस एंड एलिमिनेशन। तो चलिए फिर उसी की ही शुरुआत करते हैं। तो बच्चों, एरर को समझने से पहले हम लोग एक बात ये समझ लेते हैं कि मेजरमेंट जो होते हैं वो फिजिक्स के फील्ड में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, क्योंकि मेजरमेंट ही होते हैं जिसके थ्रू हम बहुत सारी चीजों को पता लगा पाते हैं। इवन आप देखिए, अगर आपने देखा होगा कि जो लोग जैसे घर बनवाते हैं या आपने भी, आपके मम्मी पापा ने अगर अभी घर बनवाया हो या हम लोग कभी आसपास देखते हैं कोई बिल्डिंग स्ट्रक्चर बनता है, तो पहले उसका पूरा जो है ना नक्शा बनाया जाता है, उसका डिजाइन तैयार किया जाता है और फिर उस डिजाइन के अकॉर्डिंग उस बिल्डिंग को बनाया जाता है। अगर उस बिल्डिंग के जो नक्शे में अगर मेजरमेंट में कहीं भी अगर भूल चूक हुई तो बिल्डिंग पे भी असर हो सकता है, बिल्डिंग पे भी उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। यही नहीं, अगर हम लोग आज देखें कि हम इसरो जो हमारे भारत की जो एक संस्था है और नासा अमेरिका की संस्था है, ये यहाँ से बैठे बैठे अर्थ से ही जो साइंटिस्ट होते हैं वो सैटेलाइट को दूसरे प्लैनेट्स तक लॉन्च करते हैं और वहां तक जो मशीन्स जाती हैं, जो सैटेलाइट के अंदर जो रोबोट्स होते हैं वो जाते हैं, तो वो कैसे काम कर पाते हैं। यहाँ से बैठे बैठे जो साइंटिस्टों की टीम है वो उनको ऑपरेट करती है, जो कि लाखों किलोमीटर दूर है ना। ये इंटरेस्टिंग बात, इन सब के पीछे का रहस्य बच्चों ये है एक्यूरेट मेजरमेंट। तो एक्यूरेट मेजरमेंट फिजिक्स के फील्ड का आज के समय का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो चलिए यहीं से शुरुआत करते हुए एरर को समझते हैं। ओके, एक्यूरेट measurements 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 are very important are very important important in physics today in physics today। मतलब आज के समय में जो एक्यूरेट मेजरमेंट है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फिजिक्स में। बट हम क्या कह सकते हैं बच्चों, बट नो मेजरमेंट नो मेजरमेंट इज एब्सोल्युटली एक्यूरेट और प्रिसाइज। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली एक्यूरेट और प्रिसाइज। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई कोई भी जो मेजरमेंट हम लेते हैं वो पूरी तरह से एक्यूरेट नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी रहती है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, कॉमा लगा के बता सकते हैं इसमें, देयर इज एन अनसर्टेनिटी सर्टेनिटी। तो कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी रहती है बच्चों मेजरमेंट के समय, और इसी अनसर्टेनिटी को हम कहते हैं एरर। The uncertainty आप लोग इसको 1.25x पे भी करके देख सकते हो वीडियो को। The uncertainty in measurement of a physical quantity measurement of a physical quantity is called क्या बोलेंगे इसको, अनसर्टेनिटी को एरर, इज कॉल्ड एरर। ठीक है, जनरली हम लोग ये जो अनसर्टेनिटी और एरर होती है मेजरमेंट में, ये हमें कैसे लिख करके कैसे बताना होता है, जब भी आप मेजरमेंट करोगे तो उसके साथ प्लस माइनस करके आप एरर को बता सकते हो। जैसे यहाँ पर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं कि लेंथ ऑफ वायर, एक वायर है जिसकी लेंथ हम मेजर कर रहे हैं, लेंथ ऑफ वायर वो कितनी आई, वो आई 23.2 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन हम इसको मेजर किससे कर रहे हैं, मान लीजिए स्केल से, जो स्केल होती है ना छोटी सेंटीमीटर वाली, उससे अपन मेजर कर रहे हैं। तो स्केल में जो सबसे लीस्ट काउंट होता है वो कितना होता है बच्चों, लीस्ट काउंट कितना होता है स्केल का, स्केल का लीस्ट काउंट होता है 1 mm, है ना। और 1 mm को सेंटीमीटर में बदलोगे तो क्या होगा, 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी 0.1 cm।
सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 0.1 सेंटीमीटर लीस्ट काउंट है स्केल का। स्केल आपको पता ना, स्केल जो होती है उसमें ऐसे बने हुए होते हैं ना बॉक्स, तो उनमें से जो छोटा वाला पार्ट होते हैं वो तो मिलीमीटर के होते हैं। तो 1 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलोगे तो 10 से डिवाइड करोगे 1 मिलीमीटर को तो सेंटीमीटर में बदल जाएगा ये, है ना। तो बच्चों लेंथ ऑफ वायर अगर 23.2 सेंटीमीटर है और हमने देख लिया लीस्ट काउंट जो है स्केल का, लीस्ट काउंट है ना, आप लोग ये बड़े नोट कर लेना, लीस्ट काउंट वो कितना है, स्केल का लीस्ट काउंट कितना है 0.1 सेंटीमीटर। तो रियल में जो लेंथ है वायर की वो कितनी हो सकती है, L इज इक्वल टू 23.2 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको करना क्या है, ये जो लेंथ आपने मेजर की है इसमें 0.1 की एरर हो सकती है। ठीक है, तो उसको भी अपन को ऐड करके बताना चाहिए। मतलब जो भी हम मेजरमेंट लेते हैं ना उसमें ये एरर तो आएगी, लीस्ट काउंट वाली एरर तो आती ही है। ओके बच्चों, तो अभी अभी हमने ये समझा कि मेजरमेंट इंपॉर्टेंट होता है और हर एक मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी होती है जिसको एरर कहते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि टाइप्स ऑफ एरर कौन कौन से होते हैं या कितने होते हैं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ एरर्स की बात कर लेते हैं हम लोग, एरर्स। ओके, तो टाइप्स ऑफ एरर्स कितने होते हैं बच्चों, टाइप्स ऑफ एरर जनरली 3 टाइप्स के होते हैं। तो 3 टाइप्स के एरर कौन कौन से हैं, सबसे पहले आ जाता है सिस्टमैटिक एरर, सिस्टमैटिक एरर। ठीक है, सेकंड नंबर पे आ जाता है रैंडम एरर, रैंडम एरर, और थर्ड नंबर पे आ जाता है ग्रॉस एरर। अंडरस्टैंड। तो ये 3 तरह की हमारे पास एरर आती है जब भी हम कभी प्रैक्टिकल करते हैं। तो बच्चों सिस्टमैटिक एरर किस कारण से आती है, इसके जो कॉजेस होते हैं वो नॉन होते हैं, वो हमें पहले से ही पता होते हैं। अच्छी बात है ना कि अगर हमें पहले से ही पता है कि क्या कारण है एरर आने के, तो ये भी चांसेस है कि हम उसको कम कर सकें या उसको हटा सकें, उन कारणों को कम से कम कर सकें ताकि एरर ना आए। तो सिस्टमैटिक एरर्स किसके कारण आती है, नॉन कॉजेस के कारण, नॉन कॉजेस, ड्यू टू भी नोट कर लेना आप लोग। तो ड्यू टू नॉन कॉजेस के कारण आते हैं, पर वो कॉजेस कौन कौन से हैं। पहली बात तो ये है बच्चों, कई बार जब हम प्रैक्टिकल करने जाते हैं प्रैक्टिकल लैब में, तो कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनमें ऑलरेडी आगे से ही कंपनी की तरफ से ही जो है इंस्ट्रूमेंट्स में गड़बड़ होती है जैसे, और वो बाय मिस्टेक आ भी जाते हैं हमारे लैब तक। तो अगर ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनमें कुछ पहले से ही कोई बाय डिफॉल्ट कोई प्रॉब्लम है, इनकरेक्ट डिजाइन या इनकरेक्ट कैलिब्रेशन है। कैलिब्रेशन मतलब जैसे आपने स्केल देखी है ना, स्केल में भी जो नंबरिंग होती है ना 1 2 3 4, अगर उसमें ही कुछ गड़बड़ हो तो उसको बोलते हैं कैलिब्रेशन, मतलब जो नंबरिंग होती है उसको कैलिब्रेशन कहते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट्स में भी कैलिब्रेशन में या डिजाइन हो सकता है इनकरेक्ट हो, तो उसके कारण सिस्टमैटिक एरर्स आ जाती हैं। तो हम क्या लिखेंगे, तो ड्यू टू नॉन कॉजेस, कॉजेस कौन कौन से हैं, तो फर्स्ट कॉज क्या है इसका, इनकरेक्ट, इनकरेक्ट डिजाइन और इनकरेक्ट डिजाइन और कैलिब्रेशन, कैलिब्रेशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट। ओके, तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का जो डिजाइन है वो सही ना हो, तो एक रीजन ये है। दूसरा रीजन ये है बच्चों, हम प्रैक्टिकल करते समय जो मेथड यूज करते हैं फिजिकल क्वांटिटी को फाइंड करने के लिए या मेजरमेंट करने के लिए, उसकी कुछ लिमिटेशंस भी हो। अगर अगर हम ऐसा मेथड यूज कर रहे हैं जो कि ज्यादा अच्छा नहीं है, तब भी इस तरह की दिक्कत आ सकती है, सिस्टमैटिक एरर आ सकती है। तो लिमिटेशन ऑफ, लिमिटेशन ऑफ method, limitation of method used for measurement, used for measurement। ओके, मेजरमेंट के लिए जो मेथड यूज किया जा रहा है उसकी भी लिमिटेशन हो सकती हैं जिनके कारण ये एरर आ सकती है। अब बच्चों इसका सॉल्यूशन क्या है, सिस्टमैटिक एरर आएगी, ठीक है, इन कारणों से आएगी ये भी हमें पता है, तो हम इसका सॉल्यूशन क्या कर सकते हैं, कम कैसे कर सकते हैं एरर को। सीधी सी बात है कि अगर डिजाइन में कुछ खराबी है, कुछ गड़बड़ है, तो आप उसके प्रति
केयरफुल रहिए, सतर्क रहिए, पहला उपाय ये है। दूसरा ये है कि आप लिमिटेशन वाले मेथड का यूज ना करके इम्प्रूव्ड मेथड यानी एक अच्छे मेथड का यूज करिए, ताकि आपका जो रिजल्ट आए उसमें कम से कम एरर हो। ठीक है, तो आई होप कि आप ये समझ गए होंगे कि ये एरर क्यों आती है और कैसे उसको हम सॉल्व कर सकते हैं, एरर को हटा सकते हैं या मिनिमाइज कर सकते हैं। एक चीज मैं आपको और बता देता हूं बच्चों, सिस्टमेटिक एरर जब भी आती है तो इसके कारण जो हमारा रिजल्ट आता है, जो रिजल्ट आता है उस रिजल्ट में क्या होता है बच्चों, जो वैल्यू आती है वो ट्रू वैल्यू से कंसिस्टेंटली हायर आती है, कंसिस्टेंटली हायर और लोअर आती है। कहने का मतलब, अगर मान लो कि अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी जैसे लेंथ की बात करें तो लेंथ है 1.652 सेंटीमीटर, लेकिन जब इस तरह की मिस्टेक आएगी तो हो सकता है कि आपकी रीडिंग 1.892 आ जाए सेंटीमीटर, या बहुत कम भी आ सकती है इससे रीडिंग, जैसे मान लेते हैं 0.928 सेंटीमीटर आ जाए। ठीक है, तो आप देख सकते हो सिस्टमेटिक एरर आने से, सिस्टमेटिक एरर के होने से जो रीडिंग होती है ट्रू वैल्यू के काफी या तो हाई होती है, ट्रू वैल्यू से काफी जो आपकी जो रीडिंग होती है मेजरमेंट की वो ट्रू वैल्यू से, ये ट्रू वैल्यू है अभी, इस ट्रू वैल्यू के हिसाब से आप इसको देखो तो रिजल्ट जो है आपका मेजरमेंट का वो या तो ट्रू वैल्यू से काफी हायर आता है या ट्रू वैल्यू से काफी कम आता है। तो उस केस में पहचान लेना चाहिए कि सिस्टमेटिक एरर है और उसके लिए हमें फिर कुछ करेक्शन करना होगा, है ना। वो तो हमें जब प्रैक्टिकल करेंगे तभी पता चलेगा, क्योंकि करेक्शन के लिए हमें क्या ऐड करना है फाइनल रिजल्ट में, क्योंकि मिस्टेक तो उस इंस्ट्रूमेंट में ही होगी ना, तो उस इंस्ट्रूमेंट में जो मिस्टेक है, जो रीडिंग ज्यादा आ रही है इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, उसको हमें सब्ट्रैक्ट भी करना होगा, या अगर कम रीडिंग आ रही है तो उसको ऐड करना होगा। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम तो हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अब आती है बात, इससे पहले कि मैं सिस्टमेटिक के बाद रैंडम की बात करूं, मैं ग्रॉस के बारे में बता देता हूं बच्चों। ग्रॉस एरर जो होती है वो एक मतलब प्रैक्टिकल करने वाला जो एक्सपेरिमेंटर होता है उसके ही मिस्टेक्स के कारण होता है। यानी अगर कोई स्टूडेंट वहां प्रैक्टिकल में जाकर के बहुत ज्यादा केयरलेसनेस बिहेवियर कर रहा है, केयरलेस है काफी, और एक्सपेरिमेंट ढंग से अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा है और मस्ती मजाक कर रहा है अपने दोस्तों के साथ, तो फिर उस केस में होगा कि जो रिजल्ट भी वो सही तरह से नोट नहीं कर पाएगा और उसको सही आंसर भी नहीं मिल पाएगा, मेजरमेंट सही नहीं ले पाएगा वो। ठीक है, तो ग्रॉस एरर का तो कोई करेक्शन किया नहीं जा सकता, इसके लिए तो बस एक ही हिंट है कि जब भी आप प्रैक्टिकल करोगे तो उसमें आप अलर्ट रहिए, मेंटली अलर्ट रहिए और पढ़ के जाइए उस प्रैक्टिकल को। ठीक है, चलो ग्रॉस एरर तो हम हटा ही सकते हैं, सिस्टमेटिक एरर के प्रति हम अलर्ट हो सकते हैं। अब बात करते हैं रैंडम एरर के बारे में। अब ये रैंडम एरर क्या होती है बच्चों? ये ऐसी एरर होती है जिसके कॉजेस, जो कारण है वो अननोन होते हैं। तो ड्यू टू अननोन अननोन कॉजेस हम लोग कह सकते हैं कि ये आती है। ठीक है, अगर ये जो हमारे सामने जो एरर है इसको बच्चों कम करने का तरीका ये है, इसके लिए हम क्या, क्योंकि ये जो आती है इसका कोई सेट पैटर्न नहीं होता है ना, ये सडनली किसी भी कारण से आ सकती है ये एरर, तो इसके कारण तो हमें पता नहीं होते, तो हम इसको कम कैसे करें? कम करने का सबसे अच्छा तरीका है बच्चों बाय मेकिंग बाय मेकिंग बाय मेकिंग मल्टीपल रीडिंग्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। जो फिजिकल क्वांटिटी आप मेजर कर रहे हो उसके मल्टीपल रीडिंग्स आप लोग लीजिए, एंड देन by taking average of it, and then by taking average of it। तो जो भी रीडिंग्स आप लोगे उसका आप एवरेज निकाल लेना बच्चों। वो जो एवरेज होगी ना वैल्यू, वही ट्रू वैल्यू होगी आपके मेजरमेंट से आने वाली। ठीक है, और वो ट्रू वैल्यू ऑलमोस्ट जो फिजिकल क्वांटिटी की ट्रू वैल्यू है उतनी ही होती है। तो आप ये कह सकते हो कि जो ट्रू वैल्यू होती है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की, जो ट्रू वैल्यू होती है, ट्रू वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, वो क्या होती है?
अरिथमेटिक मीन, वैसे एवरेज को अपन अरिथमेटिक मीन भी बोलते हैं ना, तो अरिथमेटिक मीन ऑफ मेजरमेंट्स, तो जो भी आप मेजरमेंट लोगे फिजिकल क्वांटिटीज के, उनका आप अरिथमेटिक मीन यानी एवरेज निकाल लो और उसी से आपको उस फिजिकल क्वांटिटी का ट्रू वैल्यू पता चल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अच्छी बात है कि आप रैंडम एरर को भी कम कर सकते हो, लेकिन बस इतना ध्यान रखना है कि रैंडम एरर को कम करने के लिए आपको मल्टीपल, कम से कम 5 रीडिंग्स तो लेनी ही पड़ेगी। जैसे मान लीजिए ये एक वायर है, इस वायर की आपको थिकनेस निकालनी है, थिकनेस है ना, मोटाई, तो आप कैसे इसकी 5 रीडिंग कैसे लोगे, है तो एक ही वायर। तो बच्चों करना ये होता है कि एक बार आपको यहां से डायमीटर मेजर करना है, एक बार यहां से, एक बार यहां से, एक बार ऐसे यहां से, तो 5 या 6 प्लेस पॉइंट्स पर आप इसके डायमीटर को मेजर करिए, उनका अरिथमेटिक मीन निकालिए, वही ट्रू वैल्यू होगी इस पूरी वायर के डायमीटर की। ओके, है ना। वैसे क्या इसमें भी मिस्टेक्स आ जाती है, थोड़ी थोड़ी रीडिंग्स बदलती हैं, इसीलिए हमें 5 या ज्यादा रीडिंग्स लेनी होती है ना। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि रैंडम एरर को कैसे हटाना है। हम लोग ये भी कह सकते हैं, द बेटर द एक्सपेरिमेंटर यू आर, द स्मॉलर विल बी रैंडम एरर्स इन योर एक्सपेरिमेंट, यानी आप जितने अच्छे एक्सपेरिमेंटर होंगे उतनी ही कम रैंडम एरर आपके एक्सपेरिमेंट में आएगी। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि जो अलग अलग तरह की जो एरर्स हमारे प्रैक्टिकल करते समय आती हैं, उनके कारण क्या क्या होते हैं और उनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। एक चीज जो आपको दिमाग में रखनी चाहिए वो ये कि आप जो भी प्रैक्टिकल करोगे, चाहे केमिस्ट्री या फिजिक्स, है ना, प्रैक्टिकल लैब में जो भी प्रैक्टिकल करोगे, उसमें आपको हर एक फिजिकल क्वांटिटी की, है ना, कम से कम 5 रीडिंग्स तो लेनी ही चाहिए। ठीक है, तभी आप उसका मेजरमेंट जो आपका आएगा वो करेक्ट आएगा। ओके बच्चों, तो चलिए एरर्स को समझने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं कि एरर एलिमिनेशन कैसे किया जाए। तो अगला टॉपिक की बात करते हैं हम लोग। चलिए, तो हम लोग बात करते हैं मेथड्स टू एलिमिनेट एरर्स। तो एरर्स को एलिमिनेट करने के मेथड क्या क्या है, उनको जान लेते हैं हम लोग। अभी आप सोच रहे होंगे बच्चों कि क्या सर आपने समझा तो दिए, कोई एग्जांपल दिए नहीं इतने खास। तो कोई बात नहीं है, मैं आपको अभी एग्जांपल के थ्रू सारी चीजें एक बार फिर से समझा दूंगा। अभी आप टॉपिक को अच्छे से समझिए, ओके, और नोट भी करते जाइए। ट्रू वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी जो होती है, ट्रू वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, मान लेते हैं कोई फिजिकल क्वांटिटी ए नाम की है, तो ए है ना। तो ट्रू वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी ए जो है वो क्या होती है बच्चों, वो होती है ए मीन के इक्वल। ए मीन मतलब अरिथमेटिक मीन ऑफ ऑल मेजरमेंट्स। ए से रिलेटेड जितने भी आपने मेजरमेंट लिए उनका आपने अरिथमेटिक मीन निकाला होगा ना, उसको मैं ए मीन बोल रहा हूं। अच्छा, वो कैसे निकालते हैं अरिथमेटिक मीन, आपने जितने भी इसके मेजरमेंट लिए, जैसे A1 प्लस A2, उन सबको आप प्लस करके n से डिवाइड कर दो, क्योंकि अगर आपने n मेजरमेंट लिए हैं किसी फिजिकल क्वांटिटी A के, तो आप उन सब मेजरमेंट को प्लस करिए और n से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है ना, इसी को बोलते हैं अरिथमेटिक मीन, और इसी से आंसर आता है हमारा ट्रू वैल्यू, फिजिकल क्वांटिटी की ट्रू वैल्यू। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगला पॉइंट आता है एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर, वास्तव में बच्चों एब्सोल्यूट का मतलब होता है एक्चुअल, और एक्चुअल एरर। तो एक्चुअल एरर क्या होती है, एब्सोल्यूट एरर क्या होती है, सीधी सी बात है। एब्सोल्यूट एरर का मतलब है द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। मेजर्ड वैल्यू, इसको शो किया जाता है, इट इज डिनोटेड बाय डेल ए। इसको डेल ए से आप डिनोट करोगे। ठीक है, तो डिफरेंट जो हमने मेजर्ड वैल्यूज लिए हैं उनके लिए एब्सोल्यूट एरर कैसे बनाएंगे, कैसे नोट करेंगे, डेल A1, यानी फर्स्ट मेजरमेंट में जो एब्सोल्यूट एरर आई
उसको हम कैसे बताएंगे, ए मीन माइनस ए वन। ठीक है, सिमिलरली अगर सेकंड वाली रीडिंग में आपको एक्चुअल एरर बतानी है तो कैसे बताओगे, ए मीन माइनस ए टू। अब मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो वैल्यूज आती है ना एब्सोल्यूट की, इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो बच्चों ये जो एब्सोल्यूट एरर की जो वैल्यू आती है वो पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती है, इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एब्सोल्यूट एरर को फाइंड करने के बाद अगला पॉइंट आ जाता है हमारे पास मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, मतलब एरर में एब्सोल्यूट एरर के बाद मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना होता है। तो मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है बच्चों, इसके लिए मैं अगर डायरेक्ट आपको बता दूं तो इसको शो किया जाता है डेल ए बार से, और इसका फॉर्मूला होता है मॉड्यूलस ऑफ डेल ए वन प्लस मॉड्यूलस, ये मॉड्यूलस साइन का मतलब होता है कि सिर्फ आप पॉजिटिव वैल्यू की बात कर रहे हो। ठीक है, मॉड्यूलस डेल ए टू एंड सो ऑन, जितनी भी आपको रीडिंग्स मेजरमेंट आपने लिए थे उन सबका मॉड्यूलस, मतलब एब्सोल्यूट एरर का पॉजिटिव वैल्यू लेते हुए, मॉड्यूलस यानी पॉजिटिव वैल्यू लेते हुए आप सबको सम करके और क्या करोगे, n से डिवाइड कर दोगे। मतलब कि कहने का मतलब एब्सोल्यूट एरर्स जितनी भी हैं उन सबका मीन अगर आप निकालोगे तो आपको मीन एब्सोल्यूट एरर मिल जाएगा। तो मीन एब्सोल्यूट एरर और एब्सोल्यूट एरर निकालने के बाद थर्ड नंबर की हम बात करते हैं। थर्ड है हमारे पास रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर बच्चों, रिलेटिव एरर को हम फ्रैक्शनल एरर भी बोलते हैं। और इसको कैसे फाइंड किया जाता है रिलेटिव एरर को, रिलेटिव एरर फाइंड करने का सीधा तरीका है डेल ए बार डिवाइडेड बाय ए बार, यानी कि आप जो मीन एब्सोल्यूट एरर आपने फाइंड किया है उसको ए बार यानी ट्रू वैल्यू जो हमने देखी थी ए मीन ट्रू वैल्यू उससे डिवाइड करना है, तो ये आपका रिलेटिव एरर आ जाएगा। और जब इस रिलेटिव एरर को आप परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे, मींस डेल ए बार डिवाइडेड बाय ए बार इनटू 100% करोगे, तो ये बन जाएगी परसेंटेज एरर। क्या बन जाएगी, परसेंटेज एरर बन जाएगी बच्चों, परसेंटेज एरर। समझ गए बात को। तो अलग अलग तरह की जो ये एरर्स हैं कैसे निकालनी है, सारे फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए। इन्हीं पे हमारे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं, तो चलिए एक क्वेश्चन को समझते हैं। ओके, तो हमारा क्वेश्चन है टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम टाइम पीरियड्स लिख देते हैं क्योंकि अलग अलग रीडिंग ली जाएगी ना टाइम पीरियड्स के लिए। टाइम पीरियड्स ऑफ अ सिंपल पेंडुलम आर, जैसे एक सिंपल पेंडुलम मैंने आपको शायद पहले भी बताया था, सिंपल पेंडुलम एक थ्रेड होता है और एक मेटल का बॉल होता है जिसको हम जब फोर्स करके आगे की तरफ खींच के छोड़ते हैं तो वो वाइब्रेशन करता रहता है, मतलब ऑसिलेशन करता रहता है, यहाँ वहाँ मूव होता रहता है। तो यहाँ वहाँ मूव होने में जो उसका टाइम पीरियड है उसको रिकॉर्ड किया गया। तो टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम्स आर 2.63, 2.56, 2.42 सेकेंड है, ये सब है ना सेकेंड, 2.71 सेकेंड एंड 2.80 सेकेंड। ठीक है, जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया कि एक पेंडुलम के लिए जो टाइम पीरियड है वो इतने इतने हैं। अब अपन को फाइंड क्या करना है, फाइंड फर्स्ट पॉइंट है द मीन टाइम पीरियड। मीन का मतलब समझ गए ना बच्चों आप, यानी कि वास्तव में टाइम पीरियड कितना है वो, यानी ट्रू टाइम पीरियड आपको फाइंड करना है। दूसरा आपको फाइंड करना है एब्सोल्यूट एरर इन ईच ऑब्जर्वेशन। ये बच्चों ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का ही है। इन ईच ऑब्जर्वेशंस एंड परसेंटेज एरर, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी मिलेगा। तो टाइम पीरियड बताना है, मीन टाइम पीरियड बताना है, एब्सोल्यूट एरर बतानी है और परसेंटेज एरर बतानी है। कैसे बताएंगे, तो चलिए सॉल्यूशन देखिए ध्यान से। सबसे पहले बच्चों हमें क्या करना है, इन सारी रीडिंग्स के लिए ए ट्रू वैल्यू मतलब
ट्रू वैल्यू हमें फाइंड करनी है, यानी ए मीन, है ना, ए मीन फाइंड करना है। तो ए मीन का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है। वैसे ए मीन को ए बार से भी रिप्रेजेंट करते हैं ना, और इसका फॉर्मूला क्या होगा, A1 A2 जितनी भी रीडिंग्स है सबको सम करते हैं। ओके, 2.63 प्लस 2.56, 2.42, 2.71, 2.80 और कितनी है 5 है ना, ये सारी रीडिंग्स तो 5 से डिवाइड कर देंगे। अब देखो तो बच्चों इनका आंसर कितना आएगा 13.12 डिवाइडेड बाय 5। अब 5 की टेबल से कट करो 5 वन टाइम तो 10 आ जाएगा 2 टाइम, 3 रिमेनिंग रहेगा, 3 तो आता नहीं है, मतलब 31 तो आता नहीं है, 30 आएगा 6 बार, 0.6 1 रिमेनिंग रहेगा, ये 2 बार क्योंकि 10 होगा, और 2 रिमेनिंग रहेगा तो वो 24 बार होगा। लेकिन राउंड ऑफ करोगे 2 डिजिट तक तो आंसर क्या आएगा 2.62, क्योंकि ड्रॉपिंग डिजिट जो है 5 से कम है। हमने ये सीखा था ना, तो वही उसके अकॉर्डिंग जो मीन टाइम आया वो आया 2.62 सेकेंड। तो बच्चों हमने ट्रू वैल्यू जो है टाइम पीरियड की वो तो निकाल ली है। अब हम पहला वाला तो हमारा ये टारगेट कंप्लीट हुआ। अब हम आगे बात करते हैं एब्सोल्यूट एरर के बारे में। तो चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं। एब्सोल्यूट एरर को किससे शो करते हैं बच्चों, डेल ए से। ओके, पता है ना, तो डेल A1 का मतलब ए बार माइनस A1, तो ए बार कितना है हमारा 2.62 माइनस फर्स्ट रीडिंग क्या है 2.63। मैंने पहले भी बताया था आपको कि जो एब्सोल्यूट एरर है वो पॉजिटिव और नेगेटिव आ सकती है। तो यहाँ पे देखो ये नेगेटिव आ जाएगी, वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ वैल्यू आ जाएगी 0 माइनस 0.01। सिमिलरली डेल A2 निकाल लेते हैं, तो 2.62 में से माइनस करना है 2.56। अब आप देखो 62 में से 56 अगर माइनस कर दो कितना रहेगा 6 आ जाएगा, यानी 0.06। डेल A3 कितना आएगा 2.62 माइनस 2.42, तो ये तो 62 में से 42 गया तो 20 मतलब 0.20। और डेल A4 कितना आएगा 2.62 माइनस 2.71, तो 71 में से 62 माइनस होंगे तो कितना आ जाएगा 9, यानी 0.09। सिमिलरली डेल A5 कितना आएगा 2.62 माइनस 2.80, तो 80 में से 62 माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा 18, यानी कि 0.18। ओके, तो हमने डिफरेंट जो भी वैल्यूज हैं सारी एब्सोल्यूट एरर्स निकाल ली है। अब क्योंकि परसेंटेज एरर भी बतानी है हमें, एब्सोल्यूट एरर इन एंड परसेंटेज एरर, तो परसेंटेज एरर के लिए हमें मीन एब्सोल्यूट एरर निकालनी पड़ेगी बच्चों। तो मीन कैसे निकालेंगे, देखो एक आप ये नोट कर लो, फर्स्ट पॉइंट तो ये रहा, सेकंड हमने ये वाला किया है, और थर्ड के लिए थर्ड टास्क के लिए हमें क्या करना है, इसका एवरेज निकालना है। याद रहे एवरेज निकालते समय हमें इनका साइन नहीं लेना होता है। तो हम क्या फाइंड करेंगे, डेल ए बार इज इक्वल टू 0.01। मैं वैसे इन सबका सम नोट कर देता हूँ, ठीक है, आप लोग देखते जाइए। 8 और 9, देखो यहाँ पे जो भी है ना डिजिट सबको सम कर लेते हैं, तो देखो कितना आएगा 8 और 9 कितना होगा 16 17, 17 और 6, 17 और 6 कितने 23, 23 और 1 24, तो 24 का मतलब 4 यहाँ और 2 आगे। अब 2 1, 2 और 1 3, 3 और 2, 3 और 2 5, 5 बस यहाँ पे 5 ही है, तो 0.54 इन सबका जो सम आएगा ना बच्चों 0.01 का 0.06 का इनका, तो वो आएगा 0.54। और इनको डिवाइड किससे करना है, कितने ऑब्जर्वेशन है 5 है ना, तो इससे डिवाइड करो, देखो कितना आंसर आएगा 5 वन टाइम, 0 पॉइंट ये कटेगा 1 टाइम, और 4 तो आता नहीं है 5 की टेबल में, तो हमें यहाँ पे एक 0 और लगाना पड़ेगा, इसके साथ 0 लगाएंगे तो यहाँ रिजल्ट में भी 0 बताना पड़ेगा। अब 40 कितनी बार आता है 5 की टेबल में 8 बार। अब इसको राउंड ऑफ करोगे बच्चों तो 8 जो है 5 से बड़ा नंबर है, तो क्या आएगा 0.11 सेकेंड। अब आप देख लो बच्चों हमारा जो मीन एब्सोल्यूट एरर आया है जो कि यहाँ पूछा गया है वो है 0.11 सेकेंड। ओके, तो आई होप कि आपको यहाँ तक का आइडिया हो गया होगा। अब परसेंटेज एरर निकालना तो बड़ा इजी है, तो फोर्थ नंबर पे परसेंटेज एरर कैसे निकालेंगे, परसेंटेज एरर के लिए डेल ए बार डिवाइडेड बाय ए बार इंटू 100%, ऐसा ही करते हैं ना हम लोग।
तो डेल ए कितना है हमारा, ये है 0.11 और ए बार कितना है हमारा, ए बार यानी ट्रू वैल्यू कितनी है हमारी 2.62 इंटू 100। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ना बच्चों, तो आप देखो ये पॉइंट से पॉइंट तो कैंसिल हो जाएगा, हट जाएगा, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो लगभग आंसर इसका आ जाएगा 4.2%। ठीक है, क्योंकि हमें परसेंटेज साइन तो देना ही है यहाँ पे, यानी कि इन ऑब्जर्वेशंस में जो एरर आ रही है वो कितने परसेंटेज में है, 4.2% में है। ओके बच्चों, ये सारी बातें तो हमने बता दी कि भाई मीन वैल्यू टाइम पीरियड की कितनी है, इतनी है, साथ ही साथ एब्सोल्यूट एरर निकाल ली, मीन एब्सोल्यूट एरर, परसेंटेज एरर में देखो रिलेटिव जो हमने पढ़ा था ना, रिलेटिव जो था एरर वो भी आ गया। साथ ही साथ अब इस एरर को हमें बताना कैसे है, आंसर में कैसे बताना है कि हमारे मेजरमेंट में ये एरर आई है, उसको भी आप एक बार नोट कर लो। हम ये कह सकते हैं हेंस द टाइम पीरियड विल बी, टाइम पीरियड कितना हो जाएगा एरर के साथ अगर हमें बताना है तो, टाइम पीरियड विल बी 2.62 प्लस माइनस, यहां जो एरर आई है बच्चों वो कितनी आई है, एरर आई है 0.11 सेकेंड की। ये तो परसेंटेज एरर है, लेकिन ये जो एरर होती है ना वही आपको फाइनल आंसर में बतानी होती है। तो हम इसका आंसर क्या देंगे, यहाँ जो एरर आएगी यानी टोटल मेजरमेंट क्या हुआ 2.62 प्लस माइनस 0.11 सेकेंड, यानी इसको एक बार आप प्लस करोगे और एक बार माइनस करोगे, उतनी रीडिंग्स के बीच में जो है ना आपका टाइम पीरियड आएगा। ठीक है, तो टाइम पीरियड अगर आपको बताना है एरर के साथ तो आप इस तरह से बताओगे। ओके, तो आई होप कि आपको ये एग्जांपल समझ में आ गया होगा। ओके बच्चों, तो आई होप कि आपको एरर एनालिसिस और एरर्स के टाइप्स ये सब समझ में आ गए होंगे। साथ ही साथ आपको डिफरेंट टाइप की जो एब्सोल्यूट एरर और मीन एरर जो हमने बात की वो भी समझ में आ गए होंगे, क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो बच्चों मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, आगे की बात हम करेंगे कि कैसे जो एरर्स होती हैं वो ऑपरेशन, जब हम फिजिकल क्वांटिटीज का ऑपरेशन करते हैं, प्लस माइनस करते हैं, तो एरर को कैसे सॉल्व किया जाता है, एरर के ऑपरेशंस कैसे किए जाते हैं उनको भी जानेंगे। लेकिन जाने से पहले एक मैसेज आप सबके लिए, बच्चों प्रॉब्लम्स चाहे लाइफ की हो या चाहे हमारे फिजिक्स के या किसी भी फील्ड की हो, वो सब हमें कुछ न कुछ बना करके जाती हैं। प्रॉब्लम्स ही हैं जो हमें सोचने पर मजबूर करती हैं, हमें हमारे एक नए व्यक्तित्व से मिलाती हैं। इसीलिए प्रॉब्लम से डरने की बजाय उनका सामना करने की जरूरत है बच्चों। तो नए नए कॉन्सेप्ट को फिजिक्स के और केमिस्ट्री मैथ्स जो भी आप पढ़ते हैं उनके नए नए कॉन्सेप्ट को आप सीखते रहिए और उनसे जूझ जाइए, उनको देखिए समझिए और फिर आगे बढ़िए। ठीक है, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप इस समय प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे जीवन के क्षेत्र में आप उतने ही सफल बन पाएंगे। ओके, तो आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। तो ऑल द वेरी बेस्ट।